नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो विता रंजन पर। आज हम लोग रुक्मणी प्रकाशन की जो किताब है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए, उसका हम लोग सेट नंबर 10 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी सेट नंबर 1 से लेके और 9 तक मैंने सारे वीडियोज़ चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे सेट्स। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है। तो देखिए, लघु ज्वार भाटा जो है शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। ठीक है ना, शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। ठीक है, और उच्च ज्वार उत्पन्न होता है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और ये जो आपका शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोण होती है। इस स्थिति में लघु ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, शुक्ल सप्तमी के दिन लघु ज्वार भाटा आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक तरफ देश है और दूसरी तरफ राजधानियाँ दी हुई हैं, आपको इसको मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए, नाइजीरिया की जो राजधानी है वो अबूजा है। ठीक है ना, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। लीबिया की जो राजधानी है वो त्रिपोली है। ठीक है, मंगोलिया का उलान बटोर है, और सीरिया का दमश्क है। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ए का 3। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका अनाईमुडी। ठीक है ना, अनाईमुडी है, ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और केरल के इडुक्की जिला में यह स्थित है। पश्चिमी घाट का यह हिस्सा है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। चलिए, इसकी ऊंचाई मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2695 मीटर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं। तो समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम लोग बोलते हैं आइसोबाथ। ठीक है ना, आइसोबाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। तो आप जानते होंगे कि जो गुजरात है उसका समुद्र तट सबसे लंबा है। ठीक है ना, 2340.62 किलोमीटर है इसकी तट रेखा, गुजरात की तट रेखा, जो भारत के सभी तटीय राज्यों में सर्वाधिक है। ठीक है ना, और सबसे छोटा समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे कौन है। तो कार्डेनम तमिलनाडु और केरल के सीमाओं पर स्थित है कार्डेमम पहाड़ियाँ। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और केरल, यानी कि सी। ठीक है, और आपका जो नीलगिरी पहाड़ी है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु पे है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, रणजीत सागर बांध अवस्थित है। तो रणजीत सागर बांध जो है ना वो रावी नदी पर अवस्थित है। ठीक है ना, और रणजीत सागर बांध को ठीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखिए, जो झेलम नदी है, तो झेलम नदी पर आपको याद रखना है कि तुलबुल प्रोजेक्ट जो है ना झेलम नदी पर ही बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रावी नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, और पवनें हल्की और परिवर्तनशील होती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और मौसम प्रायः शुष्क रहता है, और आसमान स्वच्छ रहता है। ठीक है, तो सत्य कथन हमको बताना है। तो सत्य कथन जो है प्रति चक्रवात से संबंधित, तो एक तो आपका पहला सत्य है, तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, और तीसरा जो है मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है। तो 1 और 3 हमारा जो है सत्य कथन है। ठीक है ना, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। ठीक है ना, प्रति चक्रवात में वाताग्र यानी कि फ्रंट्स का अभाव होता है। प्रति चक्रवात में तंत्र में केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, पवनें हल्की और परिवर्तनीय होती हैं। ठीक है, तो आंसर जो होगा हमारा इसमें 1 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए, कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों को क्या कहते हैं। तो कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों को हम लोग बोलते हैं ओला। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओला बोलते हैं।
ठीक है ना, ध्यान रखना है। और कपासी बादल रुई के समान दिखते हैं, ठीक है ना। कपासी बादल चपटे आधार वाले और शीर्ष गुंबद नुमा होते हैं, ठीक है। ये भी आपको दिमाग में नोट रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील जो है वो राजहंस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील आपका जो है वो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है और खारे पानी की एक लैगून झील है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकार पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो देखिए दस्त जो है वो पाचन तंत्र से संबंधित है, ठीक है ना, पीलिया है, पेचिस है, लेकिन ये जो टिटनस है ये आपका पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। टिटनस जो है पेशियों के लंबे समय तक संकुचन से संबंधित है, ठीक है ना। टिटनस एक जीवाणु होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी और उसके यूरोटॉक्सिन के कारण होने वाला रोग है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्लोन में लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संततियों पर उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि, ठीक है ना। तो क्लोन में आपको देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए पहला, संततियों में जनक डीएनए की सटीक प्रति नहीं होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका सही कह रहा है कि क्लोन में लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संततियों पर उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि संततियों में जनक डीएनए की सटीक प्रति नहीं होती है, ठीक है ना। लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संततियों के लिए क्लोन शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, अतः इससे उत्पन्न होने वाली संतति का जनन पदार्थ जनकों के समान नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से वेक्टर राशि कौन है? वेक्टर राशि मतलब सदिश राशि पूछ रहा है आपसे कि इसमें से सदिश राशि कौन है। तो इसमें से सदिश राशि जो है वो आपका विद्युत स्थैतिक बल जो है वो सदिश राशि है, ठीक है। बाकी ये जो विद्युत विभव है या विद्युत वाहक बल है या आपका विद्युत ऊर्जा है, ये सब जो है आपके अदिश राशि के उदाहरण हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चलती हुई कार के पहिए की परिधि पर स्थित कण का पथ पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखाई देगा, ठीक है। तो एक चलती हुई कार के पहिए की परिधि पर स्थित कण का पथ पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को चक्रज यानी कि साइक्लोइड दिखाई देगा, ठीक है ना, चक्रज दिखाई देगा यानी कि साइक्लोइड दिखाई देगा, ठीक है। ये आंसर हमारा हो जाएगा। साइक्लोइड गति एक विशेष प्रकार की गति होती है जो एक वृत्त के एक बिंदु द्वारा बनाई जाती है जब वह वृत्त एक सीधी रेखा के साथ बिना फिसले लुढ़कता है। साइक्लोइड गति एक रोचक और उपयोगी अवधारणा है जो गणित, भौतिकी और इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग पाती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है। तो परमाणु संख्या 57 वाला जो तत्व है वो डी ब्लॉक से संबंधित है, ठीक है ना, डी ब्लॉक से संबंधित है, जैसे उसको हम लोग लैंथेनम बोलते हैं, ठीक है ना, लैंथेनम, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला है कि निम्नलिखित में से किनकी कोई इकाई नहीं होती है? तो देखिए इसमें विद्युत ऋणात्मकता की जो है कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। पूछ रहा है किसकी इकाई नहीं होती है, तो विद्युत ऋणात्मकता की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है इसकी इकाई है, ठीक है, किलो। और ये जो आपका मोलरता है इसकी इकाई है मोल्स पर लीटर। लेकिन विद्युत ऋणात्मकता जो है इसका जो है कोई इकाई इसकी नहीं होती है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग प्रदान किया गया है बिहार के चंपारण में उपजने वाले मिर्चा चावल को, ठीक है। बिहार में और भी बहुत सारे उत्पाद हैं जिसको जीआई टैग मिल चुका है, जैसे कि भागलपुर का जर्दालू आम, आपका मुजफ्फरपुर का शाही लीची, मिथिला मखाना, मगही पान, सिलाव का खाजा, ठीक है ना, मधुबनी पेंटिंग है, सिक्की घास शिल्प है, सुजनी कढ़ाई है, ये सब भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो लूनी नदी जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। लूनी नदी पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो 10 डिग्री जो जल संधि है दोस्तों वो संबंधित है किससे? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से, ठीक है ना। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और अंडमान निकोबार के बारे में और क्या याद रखिएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सदापर्णी वन पाए जाते हैं और पर्णपाती वनों का भी वहाँ पे संयोजन है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है।
अंडमान निकोबार कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। और एक और चीज़ हमेशा एग्जाम में पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? तो सैंडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है, जो डैश के करीब से गुजरता है। तो ये जो गुजरता है वो कहाँ से? आप जानते होंगे नैनी से गुजरता है, जो इलाहाबाद के नज़दीक है। ठीक है ना, इलाहाबाद के करीब से गुजरता है नैनी से। और भारत का जो मानक समय है वो GMT से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, चलिए 180 डिग्री देशांतर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूरे विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। और ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है GMT, वो आपका यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? ठीक है, तो ये बुलाई जाती है कब? जब आपका जो साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। ठीक है ना, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है। यदि किसी विधेयक को एक सदन से पारित किए जाने और दूसरे को भेजे जाने के बाद विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, या संशोधन के बाद दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो जाते हैं, या विधेयक दूसरे सदन में 6 महीने से लंबित है, तो इन तीनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, बुलाएंगे कौन? तो राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा हमारा केवल एक, तो ये जो है आपका ए आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आप जानते होंगे कि 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता अभी तक दी गई है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? ठीक है, तो सबसे पहला जो संविधान संशोधन था, ठीक है, ये आपका 1951 में, इसके द्वारा भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है ना, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया 1950 में, और जमींदारी उन्मूलन एक्ट के बाधाओं को दूर करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया गया। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ दिया गया और 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार को रखा गया। ठीक है, और यह भी प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषय को लेकर न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और निम्नांकित में से कौन सा युग में सही नहीं है? ठीक है, राज्य में राज्यपाल का पद, ठीक है, राज्यपाल का पद जो है ना 155 नहीं है, 153 है। ठीक है, 155 में जो है वो प्रावधान है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, इसका प्रावधान है, लेकिन पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। बाकी राष्ट्रपति का पद 52 में बिल्कुल करेक्ट है, और आपका उपराष्ट्रपति पद अनुच्छेद 63 में, और प्रधानमंत्री का पद 74 में। ठीक है ना, चलिए तो बाकी सुमेलित हैं। एक जो राज्य में राज्यपाल पद है वो 153 है, ना कि 155। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? ठीक है, तो देखिए ग्राम पंचायत क्या लगा सकता है? आपका भू राजस्व कर लगाएगा नहीं, ठीक है, बिक्री कर लगाएगा नहीं, स्थानीय मेलों पे कर जो है वो ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रावधान कहाँ है? तो भाग 9 में है, ये भी आपको संविधान के भाग 9 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत का संविधान कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था? तो ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 रण तक और अनुसूची 11 को जोड़कर संपूर्ण भारत में, ठीक है, पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, और 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है नगर निकायों को संवैधानिकता प्रदान किया गया था। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा 73वें और 74वें। ठीक है,
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नर सहायक ग्रंथि नहीं है? ठीक है, तो देखिए नर सहायक शुक्राशय है, प्रोस्टेट है और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि है, लेकिन जो एम्पुला है, ये एम्पुला जो है ना, ये आपका मादा सहायक ग्रंथि है। ठीक है ना, ये नर सहायक ग्रंथि नहीं है। एम्पुला कहाँ का भाग है जानते हैं? एम्पुला जो है वो आपका फेलोपियन ट्यूब का यानी कि फेलोपियन नलिका का भाग है, जहाँ निषेचन संपन्न होता है। तो एम्पुला जो है वो नर ग्रंथि सहायक ग्रंथि नहीं है। ठीक है, JJJW प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है। तो JJJW जो लिंग निर्धारण देखा जाता है वो मोर में देखा जाता है। ठीक है, मोर में देखा जाता है। ठीक है ना, मादा मोर में विषम रूपी JW लिंग गुणसूत्र होते हैं तथा नर मोर में समरूपी ZZ लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? किसी कृष्णिका का मतलब हो गया आपका ब्लैक बॉडी। ठीक है ना, तो किसी कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित प्रकाश में तरंग दैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की ओर बढ़ने पर दीप्तता होती है। ठीक है, तो जब तरंग दैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की ओर बढ़ती है तो पहले जो है आपका बढ़ती है। ठीक है, दीप्तता पहले बढ़ती है और फिर घटती है। ठीक है ना, और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ब्लैक बॉडी जो है, कृष्णिका किसको बोलते हैं? तो कृष्णिका एक आदर्श भौतिक वस्तु है जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित कर लेती है, चाहे विकिरण की आवृत्ति या आपतन कोण कुछ भी हो। ठीक है ना, यह सभी प्रकाश को अवशोषित करती है और कोई भी परावर्तित नहीं करती है। ठीक है, यह परम शून्य पर 0 केल्विन पर पूर्ण रूप से काली दिखाई देती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा आपका D हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ताप में वृद्धि के साथ साथ अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। स्थिर आयतन पर ताप के बढ़ने से दाब पर क्या प्रभाव होता है? ठीक है, तो ताप में वृद्धि के साथ साथ अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। स्थिर आयतन पर ताप के बढ़ने से दाब जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका A नंबर। बाद क्या है देखिए, हम लोग दो रासायनिक स्पीसीज X तथा Y आपस में संयुक्त होकर उत्पाद P बनाती हैं, जिसमें दो X तथा Y दोनों उपस्थित हैं। ठीक है, X प्लस Y क्या बना रही है? P। X तथा Y को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा XYP स्पीसीज के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, देखिए तो XY को किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरलतम पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि X और Y क्या है? तो X और Y जो है आपका तत्व है। ठीक है, X और Y जो है वो तत्व है। ठीक, अच्छा, दो या दो से अधिक तत्वों के द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त होने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। तो P एक यौगिक है जिसका संगठन निश्चित है। ठीक है, तो ये आपका P का जो संगठन है वो निश्चित है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, P एक यौगिक भी है, ये भी करेक्ट है, तभी ना इसका संगठन निश्चित है। तो 1, 3 और 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 1, 3, 4 किस में दिया है? आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर D में। ठीक है, तो D हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोकसभा में विभिन्न प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें एक नहीं है? ठीक है, तो धन विधेयक होता है, आपका साधारण विधेयक पेश किया जाता है, वित्तीय विधेयक पेश किया जाता है, लेकिन राजस्व विधेयक जैसा कोई चीज़ नहीं है आपके लोकसभा में पेश करने वाला। तो आंसर हमारा B हो जाएगा। संसद में 4 प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? ठीक है, तो 31B जो है वो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है ना, यह अनुच्छेद देश को समाज के हित में किसी भी कार्य के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ने पर ज़मीन के मालिक से उक्त ज़मीन एक्वायर करने का अधिकार देती है। देश के विकास के लिए संविधान के इस अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में लाया गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया था। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका D नंबर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है? रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रामोसी विद्रोह का जो नेतृत्व हुआ था किसके द्वारा? चीतर सिंह जी के द्वारा। ठीक है ना, चीतर सिंह आंसर हो जाएगा। और रामोसी विद्रोह जो है 1822 से 1829 तक चलता रहा। ठीक है ना, और पूना के रामोसी जनजाति ने अपने सरदार चितर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल ठीक है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1887 बिल्कुल ठीक है। गदर पार्टी हरदयाल परमानंद काशीराम बिल्कुल ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता
जी नहीं। पूना सार्वजनिक सभा जो है इसकी स्थापना एम.जी. रानाडे ने 1870 में किया था। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और किसने किया था पूना सार्वजनिक सभा को? तो एम.जी. रानाडे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, एम.जी. रानाडे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना इनके द्वारा, एम.जी. रानाडे के द्वारा की गई थी। तो आपका डी जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आपका 1916 में। ठीक है ना। तो 1916 में मतलब प्रथम विश्व युद्ध के समय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी पुणे में, और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और भारत में होम रूल लीग के जनक जो है वो एनी बेसेंट को ही माना जाता है। और होम रूल लीग का जो प्रेरणा रहा है वो आयरलैंड का होम रूल आंदोलन था। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, एनी बेसेंट की पत्रिका याद रखिएगा, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, हमेशा पूछता है परीक्षा में। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस के लेखों में किया गया था। ठीक है, हेरोडोटस। और हेरोडोटस जो है उसको हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं, यूनानी इतिहासकार था। और इसने जो है हिस्टोरिका में, अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत ईरान के संबंध का वर्णन किया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारत के लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है ना, 1854 में हुआ था। और डाक तार विभाग की स्थापना भी 1854 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी भारत में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लॉर्ड डलहौजी के काल में ही चार्टर 1853 के द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन की शुरुआत की गई थी। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कार्नवालिस याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है ना, बंगाल में। और आपका जो वेलेजली है इसे आप याद रखिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी वेलेजली के टाइम पे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग देश बनाने की मांग को खारिज कर दिया था। और फिर उसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को अपना बहुत ही हिंसात्मक आंदोलन उन लोगों ने शुरू किया था। ठीक है ना। सिर्फ बंगाल के नोआखाली में 6000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। बहुत हिंसात्मक ये रहा प्रत्यक्ष सीधी कार्रवाई दिवस, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे। अगला प्रश्न है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब, किस वर्ष की थी? ठीक है, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। ठीक है, और यही साबरमती आश्रम है जहाँ से गांधी जी ने दांडी यात्रा अपनी शुरू की थी 12 मार्च 1930 को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सही काल क्रमानुसार है। यहाँ देखिए कुछ घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है और देखना है कि कौन से ऑप्शन में सही काल क्रमानुसार सारे घटनाओं को सजाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है इसमें आप देखिए ये सही काल क्रमानुसार है, क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट है ये 1928 में आई थी और गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ था। उसके बाद आपको द्वितीय सम्मेलन जो है वो आपका गांधी इरविन समझौता के बाद हुआ। ठीक है ना। मैं इसका डेट बता देता हूँ कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है वो 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला हो जाएगा। और उसके बाद सांप्रदायिक पंचाट जो है ये आपका 1932 की घटना है, 16 अगस्त 1932। ठीक है, तो डी में जो है पूरा काल क्रमानुसार सजाया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला है कि वायुमंडलीय प्रदूषक सूचक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय प्रदूषण सूचक के रूप में हम लोग लाइकेन का प्रयोग, ठीक है ना, लाइकेन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे उन क्षेत्रों में नहीं बढ़ते हैं जो क्षेत्र प्रदूषित होते हैं। ठीक है, लाइकेन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के प्रति संवेदनशील है, इसलिए कार्बनिक भोजन को संश्लेषित करने में असमर्थ है और अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, लाइकेन उन क्षेत्रों में बढ़ते हैं जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण बहुत कम है। ठीक है, तो लाइकेन जो होगा वो वायुमंडलीय प्रदूषण सूचक होता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए कि रोगों को मोटे तौर पे संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों में बांटा गया है। नीचे दी गई सूची में संक्रामक रोगों की पहचान करें। ठीक है, तो आप देखिए इसमें जो आपका इन्फ्लुएंजा है ये आपका संक्रामक है और चेचक जो है ये संक्रामक है, यानी कि ये डी आंसर हो जाएगा। और कैंसर और एलर्जी जो है वो संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है ना, संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तीव्र गति से फैल सकते हैं, तो कैंसर और एलर्जी जो है वो संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए, एक सेल से ली गई धारा तथा सेल के टर्मिनल वोल्टेज V के बीच ग्राफ खींचा जाता है, तो कौन सा ग्राफ इसमें से ठीक है? ठीक है ना, तो देखिए ये जो बी वाला ऑप्शन है यही जो आपका ग्राफ होगा। ये ग्राफ जो है सेल से ली गई धारा तथा सेल के टर्मिनल वोल्टेज V के बीच का ग्राफ है। ठीक है ना, और ये आपका सही ग्राफ है। ग्राफ सीधी रेखा में होगा और समय के साथ घटता जाएगा। ठीक है, तो बी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान विद्युत आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ये आपका ए आंसर सही हो जाएगा। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम का पालन करता है। ठीक है ना, जब एक आवेशित कण दोलन करता है अर्थात त्वरित गति करता है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। ठीक है, और एक त्वरित आवेश अपने आसपास के विद्युत क्षेत्र को बदल देता है। यह परिवर्तन समय के साथ बदलने वाला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है कि एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो पहला कथन देखिए क्या है, परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो यही वाला जो कथन है ये रॉन्ग है। केवल अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में रह पाते हैं। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से सही नहीं है, तो ये आपका पहला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर ए हो जाएगा। बाकी है कि परमाणु मूल इकाइयां हैं जिनसे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है, बिल्कुल ठीक है। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है आपका। और उसके बाद है कि परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम देख, अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बाकी तीनों ठीक है। और जॉन डाल्टन का आपने नाम सुना होगा। जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिए थे। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु वर्तमान में विभाज्य है, यह मूल कण एवं प्रतिकण में विभाज्य है। ठीक है ना, तो बाकी तीनों ऑप्शन आपका ठीक है, सत्य नहीं है। तो पहला जो कथन है कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, तो यहाँ ध्यान देना है कि केवल अक्रिय गैसों के परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व में रह पाते हैं। ठीक है, तो सत्य नहीं है पूरी तरह से, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई? ठीक है, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। ठीक है, और आप जानते होंगे कि कैबिनेट मिशन जो है हमारे यहाँ आया कब, 24 मार्च 1946 को भारत आई थी कैबिनेट मिशन। ठीक है, और कैबिनेट मिशन के सदस्यों का नाम याद रखिएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए क्या है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय करने वाले जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो, ये कब हुआ था? तो 1843 में। ठीक है, और सिंध विजय का जो श्रेय जाता है वो चार्ल्स नेपियर को जाता है। ठीक है, और लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड एलन बैरो। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, सिरिल रामफोसा लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सिरिल रामफोसा जो हैं लगातार दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये शुरू किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, 20 अप्रैल 2022 को असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र चालू किया गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपनी पहली विदेशी परियोजना किस देश में शुरू की है? तो ये जो परियोजना शुरू हुई है कहाँ हुई है? ओमान में हुई है। ठीक है,
उसके बाद देखिए कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े सिप्नोजा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सिप्नोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जोईता गुप्ता को, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए T20 विश्व कप 2024 में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने, तो पहले गेंदबाज जो बने हैं मेडन फेंकने वाले एक मैच में चारों ओवर में, वो बने हैं लॉकी फर्ग्यूसन। ठीक है। और ये कहाँ के गेंदबाज हैं, तो न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, लॉकी फर्ग्यूसन। उसके बाद देखिए हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है, तो यह जो है आपका चिनाब नदी पे है। और ये प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में ग्रेट निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार मतदान में भाग लिया था, तो ये जो जनजाति थी उसका नाम था सोम्पेन जनजातियाँ। ठीक है ना, सोम्पेन जनजातियाँ। ठीक है। उसके बाद आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा व्यक्ति शामिल इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए युवराज सिंह है, उसेन बोल्ट है और शाहिन अफरीदी। ये वीरेंद्र सहवाग जो हैं वो आपके इसमें पुरुष T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में शामिल नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तंबाकू के सेवन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के स्राव को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। इसका कारण जो अवयव है वो कौन सा है। ठीक है, तो ये जो अवयव है उसका नाम है निकोटीन। ठीक है ना, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि निकोटीन। निकोटीन अत्यधिक नशे की लत है और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कि 70% से अधिक पशुधन आबादी कहाँ की है, तो पशुधन आबादी 70% से अधिक जो है कहाँ की है, तो ये है भारत और चीन। दोनों ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय मवेशियों में गाय और भैंस शामिल है। इन्हें दूध, मांस, चमड़े और परिवहन के लिए पाला जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि संलयन प्रक्रियाएं जैसे 2 न्यूट्रॉन के संलयन द्वारा एक हीलियम नाभिक बनाना सामान्य ताप एवं दाब पर असंभव है। इसके कारणों को निम्नलिखित तत्वों से समझा जा सकता है। ठीक है, तो नाभिकीय बल दीर्घ परासीय होते हैं, नाभिक धन आवेशित होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नाभिक जो होते हैं वो धन आवेशित होते हैं। ठीक है, साधारण दाब तथा ताप पर संलयन की क्रिया असंभव है। इसका कारण है कि नाभिक जो है वो धन आवेशित होते हैं। नाभिकीय बल लघु परासरीय होते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान, दाब और घनत्व की आवश्यकता होती है। साथ ही प्लाज्मा को एक निश्चित क्षेत्र में रोके रखने की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, नाभिकों पर धनात्मक आवेश होता है जिसके कारण वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रतिकर्षण बल पर काबू पाने के लिए और नाभिकों को इतने करीब लाने के लिए वे संलयन कर सकें, उन्हें अत्यधिक गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि अत्यधिक उच्च तापमान से प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है, ठीक से सुनिएगा इसको और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सिल्वरमैन आर्सेनिक युक्त औषध होती है जो सबसे पहले डैश के उपचार के लिए प्रयुक्त हुई थी। ठीक है, तो ये जो आपका सिल्वरमैन आर्सेनिक युक्त औषधि जो है सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था सिफिलिस के उपचार के लिए। ठीक है ना, सिफिलिस एक बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम द्वारा होने वाली तीव्र एवं यौन संक्रमित बीमारी है। ठीक है, यह एक यौन संचारित संक्रमण है। संचारण का प्राथमिक मार्ग यौन संपर्क द्वारा आता है, लेकिन यह माँ से फीटस में भी गर्भावस्था के दौरान ये जन्म पर संचारित हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत ने उत्तर कोरिया में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है, तो भारत ने उत्तर कोरिया में अपना जो राजदूत नियुक्त किया है उनका नाम है आलियावती लोंगकुमेट। ठीक है ना, आलियावती लोंगकुमेट। ठीक, हाल ही में किसके द्वारा स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू किया गया है, किए जाने की घोषणा की गई है। तो स्टार्ट 2024 यानी कि 2024 कार्यक्रम शुरू किए जाने की घोषणा की गई है किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी, तो मुस्लिम शासकों के समय जो न्यायालयों की भाषा थी वो अरबी फ़ारसी थी। ठीक है ना, अरबी फ़ारसी। ठीक है, अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारत में न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित हुई थी, तो भारत की जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंब हो गई थी। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी डैश से भाग देकर की जाती है। तो आसान सा सवाल है कि जनसंख्या से जब उसको हम लोग भाग दे देते हैं तो हमारा जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना हम लोग, प्रति व्यक्ति आय की गणना हम लोग कर पाते हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या है, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब जो है आपका स्थित है कहाँ पे? तो कोलकाता में स्थित है। ठीक है ना, कोलकाता। इक्वाडोर देश की राजधानी कहाँ है? तो इक्वाडोर देश की जो राजधानी है वो क्विटो है, क्विटो। ठीक है, इक्वाडोर देश की राजधानी क्विटो है और इसकी जो मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, ये जो आपका फिजी है, फिजी की राजधानी सुवा है। ये जो सुवा दिख रहा है आपको, ये सुवा फिजी की राजधानी है। ठीक है ना। और आपको जिबूती जो है, जिबूती राजधानी है किसकी? तो अफ्रीकी देश जिबूती की राजधानी जिबूती है। ठीक है, और मिस्र की राजधानी काहिरा है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। द ग्रेट गट्स बॉय के लेखक कौन है? तो द ग्रेट गट्स बॉय के लेखक हैं एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। ठीक है ना, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, याद रखिएगा। और यह पुस्तक 1922 की गर्मियों में समृद्ध लॉन्ग आइलैंड के काल्पनिक शहर वेस्ट एग में रहने वाले एक पात्र पर आधारित है और यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1925 में। ठीक है, और ये जो आपका, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष शुरू किया गया था? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी 2014 में। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद है किस वर्ष बिहार बंधु के नाम से बिहार राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार शरीफ से निकला था? ठीक है, तो ये निकला था 1872 में। ठीक है ना। और बिहार बंधु से जुड़े जो नाम हैं वो नाम आपको याद होना चाहिए। इसका प्रकाशन बिहार शरीफ और मुद्रण श्री पूरन प्रकाश प्रेस कलकत्ता से होता था। पटना से इस पत्र के संचालक केशव राम भट्ट और मदन मोहन भट्ट तथा संपादक हसन अली थे। ठीक है, और ये लोग बिहार शरीफ के ही रहने वाले थे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1872। प्रश्न है कि प्रोटोप्लास्ट को अलग करने के लिए एक डैश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट को अलग करने के लिए पैक्टिनेज और सेल्यूलेज की दोनों की आवश्यकता हमको पड़ती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मादक पेय बिना आसवन के निर्मित होता है? तो बिना आसवन के निर्मित होने वाला जो पेय पदार्थ है वो वाइन है। ठीक है, बाकी विस्की, रम और ब्रांडी जो है वो आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच एक अदीप्त पट्टी होती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस क्षेत्र में प्रकीर्णित प्रकाश में विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। ठीक है, 149। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा औषधों के शरीर में कार्य करने के लिए लक्ष्य अणु नहीं होता है? ठीक है, तो जो विटामिन होता है वो औषधों के शरीर में कार्य करने के लिए लक्ष्य अणु नहीं होता है। लक्ष्य अणु या औषधि लक्ष्य शरीर में एक विशिष्ट अणु है जिससे औषधि जुड़ती है और वांछित चिकित्सीय परिणाम उत्पन्न करने के लिए प्रभावित करती है। ठीक है, तो विटामिन जो है औषधों के शरीर के कार्य करने के लिए लक्ष्य अणु नहीं है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों सेट नंबर 10 आपके लिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जीके और जीएस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। बाकी मैं फिर हाजिर हो जाऊँगा आपके लिए अगला वीडियो लेके। ठीक है, मेहनत कीजिए अच्छे से, सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।